7 वर्ष झाले मैडम, कोई व्रत कोई उपवास नहीं छोड़ा मैंने। अब पता नहीं मैं माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। तू ही इन सारी मुसीबत की जड़ है। तुझसे दूर गए बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जा रहा हूं। नवीन लग्न झालंय का? 4 महिने पूर्ण झाले। खूप छान. काय नाव आहे? हमारे में इनका नाम नहीं लेते। अगं बाई, नको सांगू, खूप लाजतेस हा? पहले तो मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे थे, पर इन्होंने मना लिया। अभी मैं इन्हीं के ही घर जा रही हूँ पहली बार। बरं आहे, बरं आहे. किसी भी जुर्म की कहानी की शुरुआत जुर्म होने के साथ या उसके बाद होती है। उन वजहों को जानने की कोशिश करें जो आम आदमी को अपने मन में जागे हुए जुर्म के ख्याल को अमली जामा पहनाने की ताकत देती हैं, उसे मुजरिम बना देती हैं। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ चलो आप। नंदू काका, नंदू काका, नंदू काका. अरे काय झालं वरडायला? उमेश भाऊ, निलेश भाऊ. क्या हुआ उनको? तुम्ही लोकर चलाता था. चल चल चलो जल्दी, चलो बाबा चल जल्दी. उठना रे, ए उठो. अरे उठाओ इनको, इनको उठाओ. ये दोनों बेटे तुम्हारे? हाँ साहब, दोनों बेटे मेरे, और दोनों ही एक साथ. अरे देवा. क्या इनका? साहब खूब बड़ा है ना. क्या करते थे दोनों? ये उमेश नासिक में नौकरी करता था और ये नीलेश यहाँ गांव में मेरे साथ खेती. अब कुछ दिनों में मैं मेरी खेती का बंटवारा करने वाला था, उन दोनों को दे देने वाला था, पण बघा काय झालं. किसी से कोई दुश्मनी? किसी की दुश्मनी नहीं थी हमारे साथ, ना मेरी ना मेरे बच्चों की. मोबाइल तो होंगे ना दोनों के पास? हाँ साहब. नंबर याद है? नहीं साहब, घर पर लिख कर रखा है. घर में नंदन और उसके इन दोनों के अलावा बड़े वाले की बहू नीता भी साथ में रहती साहब. माँ बेटों की उनके साथ बनती नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे. इसीलिए तो पिछले 1 साल से उमेश नासिक में पड़ा हुआ था. नंदन की घरवाली भी उन्हीं के साथ रहती है. सक्कू भाई, वो नंदन की भी का होना ना होना एक ही बात है. मामूली सा बुखार था, आज तक उठ नहीं पाई. बाप बेटों में जम नहीं रही थी. पिछले कुछ समय से मामला पंचायत तक आ गया. सरपंच जी, खेती और जमीन तो बढ़ाने के लिए होती है ना, और मेरे पास ऐसी कितनी जमीन है, अगर वही बेच दूं तो मेरे लिए इस गांव में बचेगा क्या? मतलब हम नहीं बचेंगे तो चलेगा, लेकिन खेती चाहिए इनको. खेती काय छातीवरती बांधून घेऊन जाणार काय तुम्ही? आता बोला. 2 साल हो गए, बारिश हुई नहीं. पण शेतातनं तरी काय येतं आता आपल्याला? मेरी बात सुन ले. ये बेटे लोग जो बोलते हैं ना, वो करो. वो बोलते खेत बेचना है, बेच दो और उन्हें उनका हिस्सा दे दो. अगर आप लोगों को लगता है तो बेचो, ढूंढो खरीददार. पांडुरंग हरि वासुदेव हरि. काहे दादा, और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा और. जल्दी करिए दादा. बहुत जल्दी है तुझे जाने की? हाँ, अरे बस. एक विचारू का? हाँ. तेरे लगन को 4 महीना हुआ है और अभी तू पहली बार सासरे जा रही है, असं कसं? मेरे घर वालों की तरह भी इनके घर वाले हमारी लगन को तैयार नहीं थे. इनके घर से तो कोई भी नहीं आया हमारी लगन पे, और इसी बात पे इन्हें बहुत गुस्सा आ गया. बोले कि अब तो मैं तुम्हें जब भी उस घर में ले जाऊंगा जब तक कि सारे लोग आके तुमसे माफ़ी ना मांग लें. तो कोई आया फिर माफी मांगने? नहीं, पर मैंने भी सोचा कि घर के लोगों के रिश्तों के साथ ऐसे गांठ बांध के रहना क्यों. अगर मैं ही चली जाऊंगी तो छोटी थोड़ी हो जाऊंगी. इसीलिए मैं इन्हें बिना बताए जा रही हूँ. और वैसे भी इन्होंने अपने बाबा से बात करी है खेत बेचने की. ये अपना हिस्सा लेकर इधर आ जाएंगे, और एक बार खेत बिक गया तो फिर कहाँ जाना होगा गाँव. तो खेत बिक गया है या बिकना बाकी है? अभी नहीं. पन का है? चलो चलो भाई चलो.
सर, उमेश और नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई थी और मरने से पहले दोनों ने काफ़ी अच्छी मात्रा में शराब पी रखी थी सर। क्या हो सकता है पिलाई गई हो? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। पहले किसी ने उन्हें शराब पिलाई हो और जब दोनों होश में ना रहे हो तो दोनों के हाथ बांधकर कुएं में धकेल दिया। लेकिन सर, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से दोनों की दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी। सरपंच ने तुम्हें यही बताया था कि नंदन अपने खेत को बेचना नहीं चाहता था? हाँ सर। हो सकता है यही कारण हो कि उसने अपने बेटों को मारा हो। लेकिन सर, एक बाप अपनी जमीन बचाने के लिए अपने 2 जवान बेटों का खून कर सकता है, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, वहां कुछ भी हो सकता है। बहुत झगड़े चल रहे थे तुम में और तुम्हारे बेटों में, आखिर वजह क्या थी? वो दोनों जमीन बेच के अपना अपना हिस्सा चाहते थे। देखा जमन है? साला इस घर में तो आदमी को 2 पढ़ाई का घर पे खाना भी नहीं मिलता है। पर इसमें मेरी क्या गलती? वो नीलेश भाऊ दासू भाऊ को लेकर आ गए थे, उन्होंने भी खाया इसलिए खाना कम पड़ गया। चुप। बस मैं मेरी क्या? एकदम चुप। खबरदार उसके ऊपर हाथ उठाया तो तेरी बीबी है ना? ये तेरा क्या रोज का नाटक चल रहा है रे? मेरी लुगाई है, मैं चाहे जो करेगा। आपको क्या लेना देना इससे? कितनी बार बोला है ये घर बेचो, जमीन बेचो, मेरे हिस्से का पैसा दो और छुट्टा करो, लेकिन नहीं, आपको तो मरने के बाद इसे छाती पर लेकर जाना है। तेरा दिमाग सटक गया है क्या रे? अरे घुमा फिरा के जमीन पर आता है। वो जमीन मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मरने के बाद छाती पे लेके जाऊंगा। क्या करेगा तू? काय करना रे तू? नहीं, काय करना? काय करना? उनको अपना धंधा करना था साहब, लेकिन उस जमीन पे मेरा बहुत लगाव था, इसलिए वो जमीन मैं बेचना नहीं चाहता था और उसी वजह से मुझे ये रास्ता निकाला तुमने अपनी जमीन बचाने का। आपको लगता है मैंने मेरे बेटों को मारा? क्या बोलता है साहब तू भी? भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा, वो भी जमीन के लिए? इस नंदन पर नजर रखो। जी सर। ये कौन है? सक्कू भाई, नंदन की बीवी। ऐसे ही पड़ी है 7 सालों से बिस्तर पर। इसका ख्याल कौन रखता है? खुद नंदन सर। सर, किसी सुरेश बड़वे का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है, जिससे सक्कू भाई का इलाज चल रहा है। इसी गांव का लगता है सर। चल तो सकती नहीं है, तो इलाज कैसे चल रहा है? डॉक्टर बड़वे खुद आके इसका इलाज करते हैं, हफ्ते में 2 दिन। कितने बच्चे हैं आपके? अब उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा ये मेरे को कैसे पता होगा साहब, लेकिन हाँ, वो बेचारी बहुत कोशिश करती थी कि उसकी गोद भरे, इसलिए वो उमेश को रोज टोचन देती थी। चले कुटे? अस्पताल। वो डॉक्टर ने कहा था ना कि आपकी कल जांच। तेरे को कुछ नहीं बोला था तो आज तू फिर शुरू हो गई। जांच कराएगी मेरी जांच कराएगी? मर्द नया है, नामर्द है। देवा काय बोलता? वो डॉक्टर ने कहा। बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर। बंद कर उसके पास जाना, और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम मुंह तोड़ देगा तेरा मैं। समझ ला? समझ ला? जांच। इसी कारण उमेश नासिक चला गया नौकरी के लिए। आई करना। देखो, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके यहीं पे कुछ कर लेंगे। तू ही इन सारी मुसीबत की जड़ है, तुझसे दूर गए बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जा रहा हूँ। और जिसको जो जो करना है वो करो, बस मला जाऊ दे। हाँ, लेकिन साल में 3 बार आया था बस। नीता उमेश काले का इलाज आप ही कर रही हैं? नीता? जी हाँ। क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों रेक किया उसको लेकर? पागलपन इंस्पेक्टर, इलाज तो तब होगा ना जब प्रॉब्लम पता चलेगा। मेरे कई बार कहने के बाद भी उसके हस्बैंड कभी आए ही नहीं टेस्ट करवाने, और नीता हर महीने आ जाती थी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने। नीता, तुम समझती क्यों नहीं? जब तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के टेस्ट नहीं हो जाते, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। मैडम, करने वाला तो वो ऊपर वाला होता है ना। आप एक बार चेक तो करो, इस बार मैं पक्का से पेट से होंगी। पिछले 3 महीने से हड़ताल का कड़ा व्रत रख रही थी, और वो भी निर्जला, और सब कहते हैं कि ये व्रत कभी खाली नहीं जाता।
थैंक यू। हमें पता चला है कि तुम्हारे पति, देवर और ससुर में कुछ खास बनती नहीं थी। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा हो? नासिक जहां वो काम करता था वहां किसी से कोई झगड़ा वगड़ा? उन दोनों को आखिरी बार तुमने कब देखा था? नंदन कहाँ है? वो बाहर है। उमेश साल में सिर्फ 2 या 3 बार गांव आया था, जबकि नीता हर महीने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के खातिर उसने किसी से रिश्ता बनाया हो और ये बात उमेश और नीलेश को पता चल गई हो और इसलिए उसने अपने आशिक के साथ मिलकर उनका खून करवा दिया। सर, अगर नीता ने घर से बाहर पाँव निकाला होता तो इस बात की गांव में हवा जरूर होती। बहुत छोटा सा गांव है सर, ऐसी बातें गांव में कहाँ चुपती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई अंदर आया हो। एक काम करो कुलकर्णी, नीता के घर में पिछले 1 साल में कौन रेगुलर आता जाता था उसके बारे में पता करो। ये सर। आपसे बात करनी थी डॉक्टर साहब। आप इतने घबराए और बौखलाए हुए क्यों हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला क्यों घबराने लगा? बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बैठिए आप। थैंक यू। हमें पता चला है कि नंदन काले परिवार के साथ आपके काफी पुराना और गहरा रिश्ता है। पिछले 7 सालों में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार उस घर में जाते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। दरअसल नंदन की वाइफ सकू भाई का ट्रीटमेंट मेरे ही अंडर हो रहा है और वो चल फिर नहीं सकती। इसी वजह से मुझे खुद जाना पड़ता है उसे देखने के लिए। आप उस फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उमेश की बीवी नीता को बच्चा चाहिए था जो उसे हो नहीं रहा था। जी हाँ, जानता हूँ मैं ये बात। हमें शक है कि नीता के पति के अलावा कोई और भी है जो उसकी चाहत पूरी करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। आपका उस घर में बड़ा रेगुलर आना जाना था, कहीं वो आप ही तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस मामले से दूर रखिए। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक छोटा सा गाँव है, और अगर ये बात यहाँ फैल गई तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि मेरी प्रैक्टिस पर इसका क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, दोहरे कत्ल का मामला है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ना तो उस नीता से कोई रिश्ता है, ना मैंने उन दोनों भाइयों को मारा है, बल्कि परसों रात एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाने की वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा पाया हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे स्टाफ से पूछताछ करके देख लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो। सर, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर सच बोल रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो छुपा रहा है। उस पर नजर रखो। सर। हेलो। हाँ माने, बोला। अच्छा, ठीक। सर, नासिक पुलिस का कहना है कि उमेश ने कंप्लेंट फाइल की थी। उसका कहना है कि उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। हेलो, पुलिस आई थी, अभी गए हैं वो लोग। आने वाले 10 दिन तक कुछ भी नहीं। फोन भी मत करना मुझे, कोई कांटेक्ट नहीं। भाव, आपको इनका घर पता है? आधा घंटे बाद दूसरी बस आएगी, उसमें बैठ के चली जाना, समझ ली ना? पर भाव, सर, दासू घोड़के करके एक आदमी है, जमीनों की दलाली करता है। नीलेश के साथ उसकी काफी अच्छी यारी है। जमीन को लेके उसी से बात चल रही है। काफी आना जाना था उनके घर को। दासू घोड़के कोई ऑफिस है उसका? हाँ सर। यहाँ तो ताला लगा है। एक काम करो, वहां जाकर पता करो। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि ये दुकान परसों से बंद है। फोन नंबर और घर का पता ले लिया है। गुड, चलो। उमेश और नितेश जमीन बेचना चाहते थे और नंदन उसे बचाना। और अगर ऐसा नहीं था और इस जुर्म की वजह नीता थी, तब भी दासू से उसकी करीबी उसके काम आ सकती थी। लेकिन एक सच ये भी था कि जहां नंदन और नीता पुलिस के सामने मौजूद थे, वहां सिर्फ दासू ही था जो फरार था। दासू, तू गांव छोड़कर क्यों भागा? भागा? मी कुठे पळालो साहेब? मैं तो अपनी ससुराल गया था। वहाँ मेरी बीवी है, उसे बच्चा होने वाला था। कल सुबह फोन आया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं तुरंत दुकान बंद करके बस पकड़ के निकल गया साहब।
वहाँ जाने के बाद वहाँ के पुलिस ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं तुरंत यहाँ भाग के आया। कल रात को ही मुझे लड़की हुई साहब, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात बता, नीता के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? उसके घर में तेरा बहुत आना जाना है, वो भी उसके पति के गैरहाजिरी में। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? हाँ? उमेश की पत्नी नीता हर महीने डॉक्टर के पास जाती है, ये पता करने के लिए कि वो माँ बनने वाली है या नहीं। घर से वो बाहर निकलती नहीं, और तेरा उस घर में बहुत आना जाना है, और कुछ ज्यादा ही है। क्या समझे हम लोग इसका मतलब? है नीता के साथ चक्कर है ना तेरा? हाँ, घर आता जाता है तू उसके, और ये चक्कर उमेश को पता चल गया, इसलिए तूने उसको मार दिया, साथ में अपने दोस्त नीलेश को भी। क्या किया तूने उसके साथ? अकेले मारा या नीता भी साथ में थी तेरे? मैंने मारो नीलेश और उमेश को। मेरा रिश्ता था नीता के साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? खाली एक दिन हुआ है साहब मुझे बच्चे होके, उसकी कसम खा के बोलता हूँ साहब, ये सब झूठ है। नीता मेरी बहन की तरह थी साहब। हर भाई बीच के दिन वो मुझे राखी बांधती थी। कोई अपने बहन के साथ रिश्ता बनाता है क्या साहब? और अपने बहन के आदमी को कोई मारता है क्या साहब? मुझे तो यहाँ के पता चला कि उमेश और नीलेश नहीं रहे। सर, इगतपुरी पुलिस से कंफर्म हुआ है कि दासू जो कुछ कह रहा था सच कह रहा था। उसे लड़की हुई है सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। कल से वो उसी के पास था सर। अच्छा, नंदन की क्या खबर है? सर, उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन 24 घंटे के लिए मैंने उसके पीछे एक कांस्टेबल लगा दिया। सर, उसने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके। नंदन अपनी जमीन बेचना चाहता था, और दासू से उसकी ऑलमोस्ट फाइनल डील हो चुकी थी, यानी कि कत्ल का कारण जमीन नहीं है। मुझे लगता है वो ना हो नीता जो बच्चे को लेकर पागल थी, उसका इस मामले से कोई कनेक्शन है। उमेश पर नासिक में हमला हुआ, हो सकता है कि उसके कत्ल के तार नासिक में जुड़े हों। लेकिन सर, उमेश के साथ नीलेश का भी कत्ल हुआ, जो कि कभी नासिक गया ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक काम करो, नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और पूरे मामले की जानकारी लो। हो सकता है कि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हों। सर, उमेश की फोटो लेकर एक औरत उसे गांव में ढूंढ रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? देखिए, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। किसी ने बताया कि वो इसी घर में रहते हैं। ये देखिए, ये फोटो, ये मेरे पति हैं। आप इन्हें बुला दोगी? क्या बोली तू? तेरा पति? जी हाँ, ये मेरे पति। चुप कर! मेरा पति है ये। अरे 7 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और तू बोल रही है तू पत्नी है? ये मेरे पति है। 4 महीने हो गए मेरी शादी को। प्लीज आप इन्हें बुला दीजिए। एक हफ्ते से घर नहीं लौटे, इसलिए मैं देखने को आई हूँ। तू नहीं मानने वाली थी। रुक, तुझे अभी बता। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। तू बीच में मत बोल। मैं बीच में बोलूंगा? वो क्या बोलना चाहती है वो सुन तो सही। बोल बेटी, बोल। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरे पति हैं। हमारी शादी हो चुकी है। छोटे ही बोल रही हूँ। उसको। कैसा लग रहे? यही औरत है वो सर। मार डाला किसने? और क्यों? हम भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी उमेश से शादी कब हुई थी? 4 महीने पहले मेरा लगन हुआ था। इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इनका एक और भी लगन हो चुका है। अब तो मेरी कोख में इनका बच्चा भी है। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी? आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? मेरे आई बाबा लंच हाउस चलाते हैं नासिक में। वहीं पे 1 साल पहले मेरी उमेश से मुलाकात हुई थी। आराम से। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर आपकी अमानत मेरे पेट में है। सच्ची? हाँ। देख,
तू मजाक नहीं कर रही है ना मेरे साथ? नहीं। मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। मुझे लगा वो ये बात सुन के घबरा जाएंगे, हो सकता है वो मुझे छोड़ देंगे, पर नहीं सर, वो तो बहुत खुश हो गए थे, पर मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे देंगे। देखिए, आप अभी नासिक वापस चले जाइए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको बताएंगे। एक काम करो, इन्हें बस स्टॉप तक छोड़कर। कुलकर्णी सर, इस सारिका के पीछे कांस्टेबल लगा दो, हो सकता है कि पूरे कांड के पीछे इसका हाथ हो। ओके सर। ये रहा बस स्टॉप, कुछ देर के बाद बस आएगी, आप चले जाना। सर कंफर्म हो गया कि डॉक्टर बड़वे का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो दवाइयाँ अपने मरीजों को देता है वो सबकी सब नकली हैं। इसका मतलब सक्कू भाई की जो हालत है वो इन्हीं दवाइयों का असर है। डॉक्टर को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। बोल सर प्लीज, सर प्लीज, नहीं बोलेगा। प्लीज सर, प्लीज एक मिनट। सर प्लीज सर। अब तू बोलेगा या फिर बुलवाऊं? मैं बताता हूँ सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए, ये बात सच है कि मैं दवाइयों में मिलावट करता था, क्योंकि उससे एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसकी और कोई वजह नहीं थी। सक्कू भाई को लेकर मेरी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी। उसके दोनों लड़कों के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं सर। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, बिलीव मी सर। अब तू सड़ यहाँ और चला अपना क्लिनिक यहाँ से ही। सर प्लीज 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 सर, माफ कर दीजिए सर। सर सर पुलिस थाने गया था तेरे बारे में पूछताछ करने के लिए। एक हवलदार ने मुझे बताया कि सच में उमेश ने तेरे साथ शादी की है और तेरी कोख में उमेश का बच्चा पल रहा है। चल बेटी चल, अपने घर चल। मेरा बच्चा उमेश नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है ना। बेटी चल, अपने घर चल। ला चल। आप इसे यहाँ पर ले आए। मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये यहाँ से नहीं गई ना तो मैं ये मास्टर घर है, मैं तय करूंगा यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, समझे? जा अंदर, आज जा। देखो, हम जानते हैं तुम्हारा जाति मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें खबर मिली थी कि तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, इसके साथ कुछ गलत ना हो, बस हम ये देखने आए थे। एक बात और, डॉक्टर बड़वे को हमने नकली दवाइयों का धंधा करते हुए पकड़ा है। आपकी पत्नी की जो हालत है ना, वो उसी की नकली दवाइयों का असर है। काय सांगताय साहब? डॉक्टर बड़वे? हाँ, और ये मोबाइल नीता के पास भी मोबाइल था, क्यों नहीं बताया? नीता की आई और कुछ रिश्तेदार आए थे, शायद उनमें से किसी ने दिया होगा। उस मोबाइल का हमें नंबर चाहिए। सर, नीता के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उमेश के नासिक जाने से तकरीबन 1 महीने बाद से। सर, इस नंबर से कुछ नंबर्स पे बात होती थी। एक तो उसकी माँ का है, बाकी कुछ रिश्तेदारों के। लेकिन सर, एक ऐसा नंबर है जिसपे अक्सर उसकी बात हुआ करती थी। किसका नंबर है? सर, नीलेश का। लेकिन उसका नंबर और कॉल डिटेल्स तो हमने चेक किए थे ना। जी सर, लेकिन ये उसका दूसरा नंबर है सर, जिसपे वो सिर्फ नीता से बात किया करता था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कमाल है, देवर और भाभी एक घर में रहने के बावजूद फोन पर बात किया करते थे, क्यों? सर, मुझे लगता है नीलेश ही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे थे। नीता के साथ जिसका संबंध था, शायद वो नीलेश ही हो। और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद नंदन को उनके रिश्ते के बारे में पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। जो भी सवाल पूछो उसके सही से जवाब देना, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना पाँव से चलकर यहाँ से वापस नहीं जाओगे। लेकिन मैंने किया क्या है सर? बेवकूफ समझा तूने हमें? नीता के पास पिछले 1 साल से फोन था, तुझे पता नहीं चला।
और तो और नीता और नीलेश का रिश्ता भाभी देवर से बदल के पति पत्नी का हो गया, तुझे भी पता नहीं चला? नहीं साहब, आपकी जरूर कुछ गलत फहमी हो गई, उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं था साहब। कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास तुम्हारे और नीलेश के बीच की बातचीत का, और जब उमेश को तुम्हारे और नीलेश के संबंध के बारे में पता लगा तो तुमने उसको मारा ना? उमेश को क्यों मारूंगी साहब? प्यार करती थी मैं उससे, पति था वो मेरा, कैसे मार सकती थी मैं उसे? और नीलेश? नीलेश को भी नहीं मारा मैंने, वो तो मुझे बच्चा। तो तुम मानती हो तुम्हारे और नीलेश के बीच में नाजायज रिश्ता था? हाँ, रिश्ता था दोनों के बीच में, ये मुझे पता था, लेकिन क्या? ये रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं, मेरी मजबूरी का था। मुझे बच्चा चाहिए था और मेरा पति वो ना तो मुझे बच्चा दे पा रहा था और न ही इलाज के लिए तैयार हो रहा था। मर्द नया है, नामर्द है। देवा काय बोलता? वो डॉक्टर ने कहा बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर। बंद कर उसके पास जाना, और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम मुंह तोड़ देगा तेरा मैं। उल्टा मुझे छोड़कर नासिक चला गया। क्या करती मैं? अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटती मैं? इसलिए मजबूरी में आकर मुझे नीलेश के साथ ये सब। चुप रहना पड़ा साहब। गांव में किसी से बात करता, अगर गांव में किसी को पता चलता तो गांव में मेरी इज्जत और खानदान का नाम चला जाता साहब, इसलिए। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं घर पर ही थी। आप चाहे तो बाबा से पूछ लो, मैंने नहीं किया किसी का खून। नीता बोलेगी साहब आपको, उस दिन मैं घर पर ही था, कहाँ बाहर नहीं गया साहब। तुम्ही मला सांगा साहेब, मी माझ्या पोरांना का मारीन? खरंच मी नाही मारलं साहेब। साहेब सुनो ना साहेब। साहेब अब क्या करें सर? इन दोनों की बताई बातें आपस में मैच करती हैं, कोई अंतर नहीं। कहानी मैच होने का मतलब ये नहीं कुलकर्णी कि कहानी सच्ची हो। नंदन, सारिका, नीता में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। आमतौर पर झूठ इंसान को चकरा देता है, लेकिन यहाँ नीता और नंदन द्वारा बोले गए सच ने पुलिस को उलझन में डाल दिया था और संभावनाओं की लंबी लिस्ट को और लंबा कर दिया था। नीता की अपने पति उमेश के साथ साथ अपने देवर नितेश के साथ भी अपनी मर्जी से रिश्ता रखने की संभावना बनती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नितेश ने इस बात को लेकर नीता को ब्लैकमेल करना चाहा हो और इसी वजह से नीता ने नितेश का कत्ल कर दिया हो? और अगर ऐसा था तो फिर उमेश क्यों मारा गया? या फिर उमेश को नीता और अपने भाई के बीच के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था? उसने पहले नितेश का कत्ल किया और फिर खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन तब उसने नीता को क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या था इन दोहरी हत्याओं का सच और कौन था असली कातिल? ए लड़की, तू मेरे पति के कमरे में क्या कर रही है? वो मैं बस आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रही है तू? पीड़ित है इसका तू? अरे उसके पेट में उमेश का बच्चा पल रहा है, उसे भी मारेगी तू? खोटा बोलते बाबा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। मैडम, ये नीता आपसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है और वो औरत प्रेग्नेंट है, तो फिर वो इतने सालों से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? मैंने इससे कहा, इससे मतलब एक ही निकलता है कि कमी उसके पति में नहीं बल्कि उसमें है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा भी था कि एटलीस्ट वो टेस्ट करवा ले, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी थी कि जो भी टेस्ट करवाई अपने पति के साथ ही करवाई। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहुत बुरी हूँ मैं, कमी मुझ में थी और मैं दोष उनको देती रही। मेरे नसीब में इतना बुरा होना क्यों लिखा था? क्यों?
इनका बच्चा। अभी समझ आया मुझे, वो मुझे क्यों छोड़ना चाहते थे। काय झाला? पूरे 4 महीने बाद लौटे आप, क्या हुआ? तुझा माझाशी काही संबंध नाहीये. मुझे तोडनी है शादी, अलग होना है, समझलं? इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तुम्हें छोड़ के पूरी तरह से मेरे पास आना चाहते थे। मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा लगन उनके साथ हुआ है तो मैं उनसे कभी लगन नहीं करती। इस पूरे गांव में सारिका को से 2 ही लोग जानते थे और उन्हीं 2 के पास वजह थी इस मारने की। अरे हे काय करता है साहब? हाँ, वो मेरी बहू थी, उसके कोख में उमेश का बच्चा पल रहा था और आप मेरे ही घर पे धाड़ मार रहे हो। अंदर चेक करो। अरे साहब ऐका ना, साहब ऐका ना। कुछ कहना है आपको? उसकी कोख में बच्चा था, वो भी तुम्हारे पति का। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं साहब, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। शुरू में बहुत जलन हुई मुझे, मेरा मन भी किया कि मैं उसे मार दूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि कमी मुझ में ही थी तो सारी नाराजगी दूर हो गई उससे। बस एक पाप किया था मैंने साहब। कैसा पाप? माजी बाई को सकू भाई, उसके चलते हुए ये सब। पिछले 7 साल से बिस्तर पे पड़े थी, 7 साल से। शुरू से बताओ, कब और कैसे हुआ? साहब, उस दिन बाबा। अरे नहीं, रहने दो। मैं तो तेरे हालचाल पूछने के लिए आया था। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोली वो? बाबा, वो इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, दोष मेरे बेटे का है। शायद उसके बस की बात ही नहीं। किसी औरत को बच्चा ना होना उसका अधूरापन है, और मैं तुम्हें ऐसे अधूरा नहीं देख सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। कैसे कुछ नहीं होता। अब देखना, बहुत जल्द तेरी गोदी में बच्चा होगा, वो भी लड़का। पापा, देखना तुम। बहुत शर्म आती थी साहब, लेकिन भूख होती है ना साहब, बहुत बुरी होती है साहब। भले ही वो भूख पेट की रहो, शरीर की रहो, जब लगती है ना तो सामने कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। नासिक में जो उमेश पर अटैक हुआ था वो तो नहीं करवाया था ना? वो उमेश नीता को बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का, मैं तेरे को तेरी माँ के पास छोड़ेगा, नासिक चला जाएगा। मैं नहीं चाहता था साहब नीता मेरे से दूर जाए, इसलिए मैं नासिक गया। और बुढ़ा बोलता है कि मैं मरेगा तो मैं जमीन को छाती पे लेके जाएगा। मर या छाती पे।
लेकिन वो बच गया। और वो दूसरी बार नहीं बच पाया, क्योंकि दूसरी बार तूने उमेश के साथ साथ नीलेश को भी मार डाला, और अपने बेटों को मारने का पाप वो किस मजबूरी में किया? नीता को बच्चा देने की उम्मीद लगाए मैंने उससे रिश्ता जोड़ा था। फिर कुछ महीने गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने नीलेश के पास देखना शुरू कर दिया। नीता का और मेरा जो रिश्ता था ना, वही रिश्ता उसका और नीलेश का हो गया। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मैं नीलेश का कुछ इलाज कर सकता हूँ क्या, ये सोचने लगा। लेकिन उतने में उमेश ने जमीन बेचने की जिद पकड़ ली सर। मेरे दोनों बेटे ने मेरा सुख छीन लिया, इसलिए मैंने उनकी जिंदगी छीन ली सर। नीलेश, उमेश, आराम से होने दो। एकदम एकदम। आपका हिस्सा आपको दिया, आपका हिस्सा आपको दिया। पर मेरे को जमीन बेचने मांग रहा बस। अरे वो जमीन की बात छोड़, यही हिस्सा मेरा है, वो मैं पीऊंगा। अरे नीलेश, अरे दूध पीतो क्या तू? दारू पीतो ना दारू? खत्म कर। बग तुम में आता। चल। थोड़ा आराम कर, आराम करे, आराम 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 आराम। बाप हुआ मैं तुम्हारा बाप। सारिका को क्यों मारा था? उसको मालूम था मेरा और नीता का रिश्ता। उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए अब तू सारे सुख इधर ही भोग। सरिता, सरिता, भैया हमारी बिटिया कहाँ गई? हमें क्या पता तुम्हारी बिटिया कहाँ? सरिता, ये हमारी बिटिया कहाँ है? यहीं तो थी ना? अरे वो तो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। अरे ऐसे कैसे चली जाती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। हमें नहीं पता। अरे सरिता, यहाँ क्या कर? काटा वाटा सब तू फिक्र ना, हम निकालते हैं तुमको। यहाँ कहाँ से तू चली आ? रुक जा बेटी। दुख रहा है पेट दुख रहा है बेटी। आजा संभाल। यहाँ कहाँ है तू चली आ अस्पताल से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ठीक कुछ नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बाहर शोर कैसा है? जरा देखो। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं सरिता केस को लेकर और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आओ देखते हैं। नहीं चलेगी, ये केस बंद करो, पुलिस की मनमानी नहीं कुछ और बचा रहे हो? साहब, हम वो सरिता के केस के बारे में बात करने आए हैं। हाँ तो उसकी तहकीकात चल रही है। ये तो मालूम है साहब, यही कह रहे हैं हम। काहे कर रहे हैं ये सब? क्या मतलब? काहे उस पगली के लिए पूरे गांव को परेशान कर रही है पुलिस अबे। और साहब हमारी फैक्ट्री से भी 2 मजदूरों को ले गए, हमको डबल काम करना पड़ रहा है, ऊपर से नुकसान भी बहुत हो रहा है। 2 दिन पहले हमको घर से उठा लाए वो। हाँ साहब, हम लोग बहुत परेशान हो गए। देखिए, इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। हाँ, आप लोगों को पता भी है ये नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का केस है। अरे साहब, पगली लड़की का केस है ना, वो कुछ बोल पाती है ना बता पाती है। बलात्कार हुआ भी है कि नहीं हुआ है कैसे बताएगी वो? और आप लोगों ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। या तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हो। उस लड़की के टेस्ट हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है उस नाबालिग बच्ची के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार हुआ है, और आप लोग उसका साथ देने के बजाय उल्टा उसी को कोस रहे हैं।
जाइए यहाँ से आप लोग। चलिए चलिए जाइए आप। भाई साहब लेकिन एक बात बताइए साहब, हम ऐसे नहीं जाएंगे साहब, बार-बार उठा के लेके साहब, हम नहीं आएंगे, पुलिस की बर्बादी। उत्तर प्रदेश में बसा यह गांव इसारी, जहां एक मानसिक रूप से विकलांग 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन गांव वाले अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि इस केस को बंद कर दिया जाए। आखिर क्यों? गलती किसकी थी? उस मानसिक रूप से विकलांग बच्ची की या उन लोगों की जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, या फिर इन गांव वालों की जो पुलिस की पूछताछ की परेशानियों से बचने के लिए बलात्कारियों को नजरअंदाज करने को भी तैयार थे? ले खाना खा। अरे तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, समझी ना? चल खा खा, मैं कह रही खा। जो लोग उठा के ले गए थे, खाली बलात्कार करके छोड़ दिया हमारे पास मरने को। अरे मार के नहीं दिया तेरे को? मारते। पगला गए हो का? हाँ? कहाँ ना चला बकरे? हाँ, हम पगला गए हैं। अरे इस लड़की ने शराब कर दिया हमारी जिंदगी को। अनाज वाले ने अनाज देने से मना कर दिया। सारे गांव वालों से दुश्मनी हो गई हमारी। बढ़ती भी नहीं है ये। रघु अपनी बेटी सरिता से बहुत प्यार करता था। सच तो यह है कि सरिता के पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद जब यह पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे किसी सरकारी पागल खाने में छोड़ देने के विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं गया, बल्कि उसे लाड प्यार से पालने की जिम्मेदारी उठाई। बाप के लाड और माँ की देखभाल में पलते हुए सरिता 14 साल की हो गई, लेकिन उस शाम अपनी ही धुन में गुम सरिता खेल ही खेल में अपने घर से थोड़ा दूर निकल गई थी। सरिता! जब बहुत देर तक सरिता नहीं दिखी तो रघु उसे ढूंढने निकला, और जब सरिता मिली तो रघु की आंखें फटी रह गईं। उसे जैसे तैसे अपनी गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागा, पर हॉस्पिटल में उसकी हालत देखने के बाद डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। रघु की मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साफ कह दिया कि इस शहर के हॉस्पिटल ले जाओ या फिर किसी पागल खाने। अपनी बच्ची को मालती के पास छोड़कर रघु पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस की दखलंदाजी के बाद हॉस्पिटल ने सरिता को एडमिट किया। पुलिस ने अपना सामाजिक दायित्व तो निभा दिया, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा केस था जिसे हल करना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो कोई गवाह था और ना ही बलात्कार की शिकार सरिता दिमागी रूप से कुछ भी बताने में सक्षम थी कि उसके साथ ये घिनौना अपराध करने वाले कौन थे और कितने थे। तितली पकड़ने जाना है ना, तो खाना खाना पड़ेगा। ले 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 ले, अरे खाओ 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 खाओ। क्या होगा है? सरिता से बात कर सकते हैं? वो आपको क्या बताइए साहब, उस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या कुकर्म हुआ है। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ था? पेट के नीचे दर्द होता है। उन लोगों ने आपको मारा था? मारा था? अच्छा ये बताओ, कितने बुरे लोग थे वहाँ पर? कितने लोग थे मतलब? पूछिए, मदद कीजिए। 1 2 1 2 गिनती सिखाए थे ना बेटा? 1 2 3 1 2 3। सर, लगता है 1 या फिर 2 से ज्यादा लोग। का मतलब 3-4 लोग। चलो। मेरा बच्चा।
किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बलात्कार की शिकार किसी महिला के दर्द को, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी को पूरी तरह से बयां कर पाए। और यहां तो एक ऐसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था जो अपनी मानसिक अवस्था की वजह से वैसे ही अपनी भावनाओं को दर्शाने में असमर्थ थी। पुलिस को शक था कि सरिता के साथ हुए इस दुष्कर्म में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो कौन हैं और कितने हैं, इस बात की पुष्टि करने का अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। साथ ही इस बलात्कार की असली वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया था। क्या मुजरिमों ने ये जुर्म सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए किया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी, मसलन पुरानी दुश्मनी या रंजिश, या फिर अतीत में इस लड़की या इसके परिवार से हुई कोई ऐसी गलती जिसका बदला इस तरह से लिया गया था। इन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए इस जुर्म की वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी था और जांच दल इसके लिए प्रतिबद्ध था। सर, उस दिन मोर्चे पे जो औरत सबसे ज्यादा बोल रही थी, उसका रघु से जमीन को लेके कुछ विवाद चल रहा है। देखिए, इस केस का जो मर्जी करना है कीजिए, बंद करिए बस। हाँ साहब, आप 3 बार लगातार हमसे पूछ चुके हैं। हमको जितना मालूम था हम बता चुके हैं। अब आगे क्या बताइए, बताइए। आप लोगों की रघु से क्या दुश्मनी चल रही है? अरे उसकी औकात क्या है हमारे सामने साहब? अरे ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं, नफरत होती, नफरत। एक बात बताइए, उस शाम आप कहाँ थे जब सरिता के साथ ये हादसा हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आप 10 बार भी पूछेंगे ना तो हमारा बयान बदलेगा नहीं। सच यही है कि हम घर में थे, सो रहे थे। किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आप लोग जिस पे आपको शक हो या फिर कोई विकृत मानसिकता का आदमी हो? एक आदमी को हम जानते हैं, अपनी बेटी को बचा चुके हैं उससे। अरे ये तो यही गिर गया। तुमको नहीं आता सर को हम बताते हैं। लाओ हम बताते हैं। इसको जो है ना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, अब फूको ऐसे, अब फूक के ना। हाँ छोड़ मेरी बेटी को। क्या कर रहा था? अरे ये क्या कर रहा था तू? अरे उड़ाना सिखा रहे थे। सब देखा मैंने। शर्म कर ले, तेरी बेटी की उम्र की है। क्या कहा ना चुका पकड़ी? और तेरे को कितनी बार मना किया इस पागल के साथ मत खेला कर। पूरा का पूरा खानदानी पागल है। चल चल, घर में बैठने से मन ही नहीं लगता तुम्हारा ना। चलो। आपको पता है आप क्या इल्जाम लगा रही हैं? हम एकदम होश हवास में हैं और एकदम सच बोल रहे हैं। हमें तो ये भी लगता है कि उस पगली के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ है ना इंस्पेक्टर साहब, तो उसका बाप जिम्मेदार है उसके लिए। आओ योगेश। सर, आपको क्या लगता है इस औरत के कहने में कुछ सच्चाई हो सकती है? इस बाप को देखकर लगता नहीं ऐसा कि ये अपनी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है। बैठो। आमतौर पर सुरागों की तलाश में भागते दौड़ते और सबूतों की बिना पर मुजरिमों को पकड़ने वाले पुलिस वालों को कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन यहां सवाल यह था कि क्या पुलिस की गट फीलिंग सच है या फिर जो रूपलता ने कहा है वो सच है। सरिता के इशारों पर विचार तो किया जा सकता था, लेकिन उसे पुख्ता रूप से माना नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट तो था, लेकिन किसी का सीमेन नहीं मिला था। इससे पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या बलात्कार में प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल किया गया था। सर, मालूम चला है कि उस पूरे गांव में एक ही दुकान है जिस पर हर तरह का सामान मिलता है, और इस दुकान के मालिक का नाम महाजन है। सर, क्यों ना इस महाजन से पूछताछ की जाए कि वारदात वाले दिन से लेकर 1 हफ्ते पहले तक किन किन लोगों ने कॉन्डोम खरीदा हो। छोटी मोटी खरीदारी का बिल थोड़ी बनाएंगे। गिने चुने गिनती के लोग आते हैं तुम्हारी दुकान पे, और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। याद तो है साहब, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। किसी का भी नाम दे दूं जिसने पहले या बाद में खरीदा हो, वो तो बेचारा फंस जाएगा। उनको जो बोला है वो करो, ज़्यादा बकवास मत करो, समझे? ठीक है साहब, जैसा आप बोलिए। लेकिन ये पगली लड़की ने पूरे गांव को परेशान करके रखा है। पता नहीं काम मुंह काला करके आई है, सबके सब परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। सर, इस जगह कई बार देख चुके हैं। आई नो, पर कभी कभी चीजें नजर से चूक जाती हैं, और ये बात भी पक्की है कि सबूत हमें वारदात की जगह से ही मिल सकता है। हाँ, रघु ने कहा था कि सरिता उसे यहाँ बेहोश पड़ी मिली थी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वारदात यहाँ ना होकर के कहीं और हुई हो। सरिता यहाँ खुद चलकर पहुंची हो या फिर उसे यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। चलो आओ।
सर 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 ड्रिंक की बोतल। एविडेंस बैग में डालो। सर हाँ योगेश। सर ये दुपट्टा मिला है और ये चप्पल, और ये देखिए सर ब्लड के सैंपल भी। आसपास और ध्यान से देखो, जरूर कुछ ना कुछ और मिलेगा। एक मिनट सीमा ये उठाओ। ये तो ब्रांड वही है जो हमें वहां मिला था। जी सर। इस जगह को देखकर लगता है कि वारदात यहीं हुई होगी। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। यस सर। सारी परेशानियां ऐसी खड़ी हो गई, क्या बोले। ये देखो पगली। देखो 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 इसकी। रुक जा। अरे पकड़ के रखना इसको, पागल कहेगी, मार देगी किसी दिन। कीचड़ में पत्थर मारेगी तो कीचड़ हम पे ही उड़ेगा ना। पानी लेके आ। सोच रहे हैं कि कल शहर जाके बड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। काहे? का हुआ? अरे का हुआ, आज पुलिस दुकान पर आ गई, कहने लगी कि सबका नाम दो जो जो कंडोम खरीदते। अरे कहाँ से याद रखेंगे, हमने भी कह दिया याद करके बताएंगे नाम। साहब यही बचा है, अब ये भी पूछ लो कि हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं कंडोम। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने कंडोम खरीदा था या नहीं? जी। कहाँ इस्तेमाल किया? एक ही पत्नी है साहब, बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। और तू? साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब, और हमने तो कछु खरीदा भी नहीं था। महाजन झूठ बोल रहा है। साहब गलत फहमी भी तो हो सकती है। योगेश जरा इसकी गलत फहमी दूर कर दो। चल साहब तेरी गलत फहमी दूर कर। साहब हमने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ साहब, मैंने खरीदा था पर अपने लिए नहीं। तो फिर किसके लिए खरीदा था? गरीबो। हाँ फटाफट लेता। कहाँ साहब? सुरक्षा कवच। जी साहब। चल। रूपा, अरे रूपा। हाँ अरे पानी ले आओ। ला रहे। ये लीजिए। पुलिस वाले अब काहे बुलाए थे आपको? अरे पगला गए साले, दिमाग घूम गया उनका। एक बात बताइए, अगर आप कंडोम खरीदे तो इस्तेमाल कहाँ किए थे? यार दिमाग मत चाटो, वहां पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं और घर में तुम ये पूछ रहे हो। सुनो, अगर पुलिस वाले पूछे ना तो कह देना अपने लिए लिया था। ये लो। अपने लिए? सर क्राइम सीन से जो विस्की की बोतल मिलने पर हमें मालूम चला है उस ब्रांड को दो लोग यूज करते हैं पूरे गांव में। एक तो बलिया साड़ी फैक्ट्री का मालिक रजत और दूसरा दुहारू जिसकी दुश्मनी रघु से है। और सर ऐसा भी पता चला है कि रजत एक रात में 3 से 4 बोतल उड़ा देता है। एक काम करो, इस दुआरू को बुलवाओ, तब तक हम चल के इस रजत की जन्म कुंडली निकलवाते हैं। आओ।
अरे बाबा, आज आप जल्दी घर आ गए फैक्ट्री से। हाँ बेटा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरी, इसलिए। आज तुम स्कूल गई थी? हाँ गई थी ना बाबा। अच्छा, तो इधर आ मेरे पास बैठो। क्या हुआ है स्कूल में? आज तो मिस बहुत गुस्से में थी, सबको छड़ी पड़ी। तुमको भी पड़ी? हमको काहे पड़ेगी, हम तो सब पढ़ के गए थे। शाबाश मेरी बच्ची। मनीषा, ये क्या बेवकूफी है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अभी तो उतारे थे अम्मा। कहाँ उतारी हैं? लो, खड़ी हो, खड़ी हो। अरे जाने दो, घर में ही तो है। हाँ, आप तो यही चाहेंगे ना दुपट्टा ना पहने। क्या बोली तुम? वही जो आपने सुना है। मनीषा, जाओ जाओ अंदर कमरे में। और तुम मनीषा को इतना ज्यादा अपने पास मत बिठाया करो जो तुम दारू पी रहे हो। एक थप्पड़ हाथ लगा के दिखाओ जरा मुझे। सर, करीबों ने जो भी कहा है वो सच है। सर, हमारा एक दोस्त है जयंत, वो शहर में रहता है और उसका गेस्ट हाउस भी है, तो हमें जब भी मौका मिलता है हम उसके गेस्ट हाउस चले जाते हैं। और फिर क्या? सर, हमारी बीवी को मत बताइएगा प्लीज़। हम साथ वहाँ पीते हैं और जयंत वहाँ लड़कियों का इंतज़ाम करता है, और फिर हम लोग। ये जयंत रहता कहाँ है? बलिया सर। योगेश, बलिया पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उनसे कहो कि जयंत के बारे में जानकारी हासिल करें। पर जयंत की बीवी को भी इन सब के बारे में पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। जयंत, रजत ने हमें सब कुछ बता दिया, अब तुम हमें बताओ कि माजरा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ साहब, उस दिन हम लोग मेरे गेस्ट हाउस पे ही थे, वहाँ पे शराब पी रहे थे और फिर 2 लड़कियाँ बुलाई थी, उनके साथ। ठीक है, जाओ। योगेश। यस सर। उस इलाके में जाके उन 2 लड़कियों के बारे में मालूम करो, पता करो कि ये जो कह रहा है सही है या गलत। ओके सर। चल निकल निकल। पूजा। सर, मैंने पता किया है, उन दोनों प्रोस्टिट्यूट के बयान के हिसाब से ये दोनों जयंत के गेस्ट हाउस में थे। जयंत और रजत के बयान में कोई फर्क नहीं था। ये आखिरी 2 जो शक के घेरे में थे, इनके पास मौका वारदात पर ना होने की भी वजह थी। यहाँ दुहारू से भी पूछताछ की गई और उसने भी माना कि वो भी उसी ब्रांड की शराब पीता था, मगर उसके पास खरीदी हुई बॉटल्स तक मौजूद थी। उसकी पत्नी ने भी लेडी कांस्टेबल के सामने ये बयान दिया कि उसकी और दुहारू की सेक्स लाइफ अब भी एक्टिव थी। रूपलता झूठ बोल रही थी, पर यह झूठ वो अपने पति को बचाने के लिए बोल रही थी, कुछ छिपाने के लिए, या फिर अपने आप को शर्म से बचाने के लिए बोल रही थी। ये जानना आसान नहीं था। एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तो कोई गवाह मिला था और ना ही कोई गुनहगार। और तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप उठा। मेरे बेटे तुम लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर। यही सबूत हमें सरिता के क्राइम स्पॉट से भी मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा का कातिल और सरिता का रेपिस्ट एक ही हो? या फिर यह भी हो सकता है कि कोई सबूत यहां रख के किसी को फंसाना चाह रहा हो?
अरे भैया वो देखो, वो पगली फिर आ गई। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी हम इसके साथ कुछ नहीं करना चाहेंगे। इस पगली के साथ कोई क्या करेगा? सरिता, एक, वो, 3। इसका मतलब 3-4 लोग। ये देखो, मनीषा की रिपोर्ट में भी वही लिखा है जो सरिता की रिपोर्ट में लिखा था। सीमेन हमें वहां भी नहीं मिला था, यहां भी नहीं मिला है। सरिता की मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मल्टीपल पेनिट्रेशन का जिक्र किया है, जो इस रिपोर्ट में भी किया हुआ है। यू आर राइट सर, और क्राइम सीन से भी उसी ब्रांड के सिगरेट बट्स और विस्की की बोतल। इसके सिर्फ 2 मतलब हो सकते हैं। या तो ये क्राइम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने सरिता के साथ दुष्कर्म किया था, या फिर किसी ने हमें मिसगाइड करने के लिए इस क्राइम सीन को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है ताकि हम इस धोखे में रहें कि ये दोनों क्राइम्स एक ही गैंग ने किए हैं। सर, फर्क सिर्फ इतना है कि मनीषा को चाकू जान लेने के लिए मारा गया था, जबकि सरिता की जान लेने की कोशिश ही नहीं की गई। क्योंकि मनीषा अपने बलात्कारियों को पहचान सकती थी। सरिता की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये बाहर शोर कैसा है? लगता है गांव वाले फिर से इकट्ठा हो गए मनीषा के केस को भी बंद करने के लिए। आओ। साहब से मिलना है तो हमको जाने दीजिए। क्या बात है, अब क्यों आए आप लोग? हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। साहब, पिछली बार हम लोग आए थे कि आप सरिता का केस बंद कर दें, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप जितनी पूछताछ करना चाहते हैं हम सारे गांव वालों से कर सकते हैं। हम सारे गांव वाले आपके साथ में। क्यों भाई, साथ में हो ना? साहब, हमसे जो भी मदद पड़ेगी हम करेंगे आपको, और जिसने भी ये कुकर्म किया ना उसे छोड़िएगा मत। हाँ साहब, दुहारू भैया की बिटिया हमारी बिटिया जैसी थी। दुहारू की बिटिया आपकी बिटिया जैसी है, और रघु की बेटी क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमजोर है इसीलिए आप लोगों ने मोर्चा निकाला था उसका केस बंद करने के लिए? हमसे गलती हो गई साहब, हम हाथ छोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। माफी ही मांगनी है तो रघु से मांगो, उसकी बेटी सरिता से मांगो, क्योंकि अगर उस वक्त आप लोगों ने मोर्चा नहीं निकाला होता तो आज मनीषा के साथ ही हादसा हुआ ही ना होता। हवलदार, भेजो इन सबको। साहब बात तो सुनिए साहब। साहब सुनिए ना साहब। क्या हुआ बेटी? ये सिगरेट का ब्रांड कौन लेता है? क्या है ना साहब, ये ब्रांड थोड़ा महंगा है ना, इसको शहर से मंगवाना पड़ता है। अच्छे से खरीदता कौन है? इस ब्रांड को अक्सर रजत साहब मंगवाते हैं। चाहते कहाँ हैं आप लोग? और किस केस की तहकीकात कर रहे हैं? सरिता के रेप की या फिर मनीषा के मर्डर की? तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखिए सर, अब हम आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। पहले ही उस पगली के चक्कर में आप हमसे बहुत सवाल जवाब कर चुके हैं। हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि कहाँ थे हम। मतलब पूरे गांव में हम ही आपको बलात्कारी लग रहे हैं का? और बाद में फिर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि मनीषा के मर्डर के वक्त कहाँ थे हम। एक बात बताइए हमको, ये लड़कियों को अकेला घर से बाहर काहे निकलने देते हैं? कि इनके साथ कुछ हो जाए, बिना दुपट्टा के इतना मटक मटक के चलेंगी तो यही होगा ना? रजत जी, अगर आपकी अम्मा बिना दुपट्टा के घूमेगी तो आपका मन डोल जाएगा। रजत जी, वो बच्चियां थी, देखिए इसे, अपनी पूजा को देखिए एक बार, इसके साथ कुछ होगा तो। उस शाम हम ऑफिस में ही थे सर। अरे यार तुम भी ना, एक बार फंस गए तो क्या हर बार फंस जाएंगे?
यार बहुत मन कर रहा है। जी मैं करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। क्या चल रहा था? कुछ नहीं, एक लास्ट ऑर्डर था, वही ले रहा था। आप हमें मंदिर ले जाने वाले थे रजत जी, फिर से भूल गए ना तुम? अरे मेरे तो ध्यान से निकल गया। चलो फटाफट चलते हैं। चल। उस दिन ये हमें मंदिर लेके गए थे, हमें पूजा में थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया मंदिर से। कितने बजे घर छोड़ा था इन्होंने आपका? करीब 4:30-5 बजे। मनीषा के साथ भी जो हादसा हुआ वो करीब 5:30 बजे ही हुआ था। आप इन्हें घर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं वापस फैक्ट्री गया था कुछ पैसे निकालने के लिए, वो अगले दिन मुझे बैंक में जमा कराने थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। हमें जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे, तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। आप सच बताइए मुझे, इन सब में आपका कोई हाथ तो नहीं है ना? नमस्ते सर। नमस्ते रघु, कैसे हो? ठीक है सर। सरिता कैसी है? ठीक नहीं, थोड़ा दर्द रहता है और हादसे के बाद कभी भी दौरा पड़ जाता है। तो डॉक्टर को दिखाओ। जी, कुछ पता चला साहब? नहीं रघु, अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है अभी यहाँ। लेकिन क्यों? मनीषा की हत्या के बाद अब तो गांव वालों की सोच भी बदल गई है। हाँ वो तो है। कल सरिता सारा दिन बाहर थी पर किसी ने कुछ कहा नहीं, ना ही किसी ने गाली दी, ना ही पत्थर मारा। नहीं तो बिना कुछ कहे, बिना गाली दिए कोई वहां से जाता ही नहीं था। लेकिन दौरा तो फिर भी पड़ गया साहब, डर के मारे ऐसे मुंह छुपा रही थी सबको देख। कौन कौन लोग थे वहां जिन्हें देखकर सरिता को दौरा पड़ा? मनीषा के नाम की पूजा करके लौट रहे थे वो, दुहारू, महाजन, मरियासी, यही सब गांव वाले। नाम लिखवा दो उनके। जी सर। रघु, ये मनीषा का जब बलात्कार और खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मालती की तबीयत ठीक नहीं थी और हम बिटिया के साथ बाहर गए थे। ठीक है, तुम नाम लिखवा दो और जाओ। जी सर। सर आपको रघु पर शक है? शक नहीं है, बस एक ख्याल है, क्योंकि रघु की दुहारू से दुश्मनी थी, क्या पता बदला लेने के लिए। और सर ये उन गांव वालों को बुलाना जिनको देखकर सरिता को दौरा पड़ा था? क्या पता किसी खास चेहरे को देखकर उसे दौरा पड़ा हो। अब उसकी मानसिक हालत ऐसी तो है नहीं कि वो किसी शख्स पर हाथ रख के या उंगली उठा के ये कह सके कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया था। हाँ एक बात जरूर है, हो सकता है सरिता ही हमें अपने बलात्कारियों तक पहुंचा दे। रघु की जानकारी के बाद पुलिस ने उन सभी गवाहों को पुलिस स्टेशन बुलवाया जो रघु के घर के सामने से गुजरते थे, क्योंकि उनमें से ही किसी को देखकर सरिता बहुत डर गई थी। कसम से अम्मा कसम, कुछ नहीं क्या। बताते हैं सब बताते हैं साहब, लेकिन हम अकेले नहीं थे साहब, और हमारा कोनो इरादा भी नहीं था। हम तो शाम को अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुनिए, ये गरीबों कहाँ पर है? वो वहां पर है। क्या गरीबों? क्या?
साहब साहब बताता हूँ साहब, मरियासी सही कह रहा था साहब, दोनों वो दारू पीने के लिए बैठे थे। हमको अचानक झाड़ियों में आवाज आई और जाके देखा तो इधर से आवाज कुछ अरे पीने के बाद साले तुमको संगीत दिखता है। नहीं, कुछ तो है भाई यार। उठो उठो देखते हैं। साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब मैंने नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात सुनिए साहब, साहब मेरी बता, बोल। साहब मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब, पगला गया था। एक कॉन्डम देना। हाँ, ले ऐश कर। सारी दुनिया ऐश कर रही है और हम कंडम बेच रहे हैं। हाँ राधा बोल। ठीक है, एक काम कर, तेरी माँ को दे। हाँ सुन, आज जरा तैयार है ना? तैयार है ना? मूड में आ रहे हैं। आज सल्ला मान जाए, हम भी थोड़ा ऐश करेंगे। अरे हमारा कॉन्डम कहाँ गया? हवाई जहाज। भैया का हुआ? हाँ ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम? हाँ देखो, कल दुकान पे आ जाना, कुछ पैसे दे देंगे तुमको, ठीक है? चलो 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 घर चलो। पैसा है? ये जो आप कांड किए हैं ना, बचेंगे नहीं। कैसा? लड़की किसी को बोल दी तो? ये तो पगली है, इसको क्या पता कौन किया, कैसे किया? इसको क्या समझ में आएगा? किसको बताएगी ये? अरे तो बोल भी नहीं सकती है ना। कल दुकान पे आ जाना, पैसा दे देंगे। चलो 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 चलो, चलो। दुकान पे आ जाना। का है भाई, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। जब गरीबो तुम्हारे साथ इस दुष्कर्म में शामिल था, तो फिर कंडोम खरीदने वालों की लिस्ट में उसका नाम क्यों डाला तुमने? जब आप हमसे पूछताछ करने आए थे तो हम बहुत डर गए थे। हमने गरीबों के साथ मिलकर प्लान बनाया। गरीबों, आज पुलिस आई थी दुकान पे। पुलिस? काय? कह रही थी कि हफ्ते भर में जितने लोग ने कंडोम लेके गए थे सबका नाम बताओ। हाँ तो सच बोल दो, दे दो नाम। दम मार के आया होगा। अरे तुम्हारा नाम देंगे तो हम नहीं फंसेंगे क्या? अरे टेंशन काहे ले रहे हो? हमसे पुलिस पूछेगी तो हम कह देंगे किसके लिए लेके गए थे। किसके लिए लेके गए? हमरे साहब के लिए, उन्हीं के लिए तो लेके जाते थे। और फिर मनीषा को देखकर तेरे दिमाग में शैतान सवार हो गया? नहीं साहब, मनीषा बिटिया के साथ हमने कुछ नहीं किया, उसे छुआ भी नहीं साहब। हमने कसम खा ली साहब कि हम कुछ नहीं करेंगे। हमने तभी कसम खा ली थी साहब। तो मतलब तूने मनीषा का मर्डर नहीं किया? वो तो हमारी बिटिया जैसी थी, हम उसको नहीं मारे साहब। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। और सर वो विस्की की बोतल और सिगरेट रजत यूज करता है। जी कहिए। तुम फैक्ट्री में बैठ के शराब पीते हो ना? जी, पर कभी कभी। हमारे पास तुम्हारी फैक्ट्री का सर्च वारंट है।
चाकू किसका है? यही है ना वो चाकू जिससे तुम लोगों ने मनीषा का कत्ल किया? बोलो। साहब, हमने इसको बहुत मना किया था कि मारो मत, लेकिन इसने हमारी एक भी नहीं सुनी। और जब मनीषा कुएं से पानी भर के घर पे जा रही थी तब हम लोगों की नज़र उस पर पड़ी। अरे ओ मनीषा, कहाँ जा रही हो? अरे चाचा पानी लेने आए थे, अभी घर जा रहे हैं। अरे तो यहाँ से कहाँ घर जा रही हो? वहाँ चलो, छोटा रास्ता है, आ जाओ। अरे पर यहाँ से थोड़ी कोई रास्ता है। इनसे पूछ लो, बताओ। हाँ, इधर बहुत छोटा रास्ता है, हम तो रोज जाते हैं। अरे घर इधर है तो रास्ता यहाँ से कैसे होगा? गली नजर आ रही, सीधे घर की तरफ। अरे चाचा क्या बोल रहे हो? यहाँ से थोड़ी। अरे चाचा, अरे हम रोज जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? तब हमको ख्याल आया कि इस सरिता की तरह पगली तो है नहीं, हम लोगों के बारे में सबको कहीं बता ना दे, तो उस जगह पे रजत साहब का दारू की बोतल और सिगरेट वहीं पे डाल दी, जिससे कि शक उन पे जाए। माफ कर दो साहब, चल, चल। तुम लोग जितने होशियार बनते हो ना उतने हो नहीं, क्योंकि जुर्म की तो फितरत ही है, करने वाले को भी नहीं बख्शता वो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। इस सामाजिक भेदभाव की वजह से एक ऐसी बच्ची की जान गई जिसका कोई दोष नहीं था। अगर गरीबों और मरियासी जैसे दरिंदों की गलती है तो गलती पूरे गांव की भी है। अगर सरिता की मानसिक स्थिति की वजह से उसका बहिष्कार कर अपने बच्चों के साथ ना खेलने देने की बजाय अगर उसे अपनाया होता, उसे प्यार दिया होता, तो महाजन जैसे दरिंदों की हिम्मत ही नहीं होती उस पर हाथ डालने की। जरूरत है सोच को बदलने की, बहिष्कार करने की नहीं, अपनाने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।